चूंकि कुछ प्रश्न आ गया इस बीच में, तो उसका भी आंसर कर देते हैं, और आप लोग के मन में भी ऐसा प्रश्न होगा। एक तो शुरू में आया था कि अमेंडमेंट ऑर्डर 6 में होगा कि नहीं, तो वो बता दिए अमेंडमेंट नहीं होगा, अमेंडमेंट का प्रावधान नहीं है। सप्लीमेंट्री पिटिशन दिया जा सकता है या करेक्शन कोर्ट के आदेश से किया जा सकता है। ऐसा जो सिविल सूट में फाइल होता है अमेंडमेंट ऑर्डर 6 रूल 17 उस हिसाब से नहीं, वो प्रिंसिपल अप्लाई कर सकता है, आपको स्पेशल जुडिक्शन में आपको अधिकार है। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रोवेट केस विड्रॉ हो सकता है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस पर लगता है प्लेन एंड सिंपल लोगों को कि प्रोवेट केस को विड्रॉ करने में क्या दिक्कत है, तुरंत विड्रॉ कर लेंगे, हमारा अधिकार है। सिविल सूट में ये प्रिविलेज है प्लेंटिफ का। लैटिन में एक वर्ड है, प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटिस, माने लिटिगेशन का मालिक है जो इंसेट किया, वो जब चाहे मास्टर ऑफ लिटिगेशन है, तो वो जब चाहे विड्रॉ कर सकता है। लेकिन वहाँ भी अनब्रिडल्ड राइट नहीं है, और एकदम जिसको कहते हैं कि एब्सोल्यूट जुडिक्शन नहीं है। वहाँ भी विड्रॉल का ऑर्डर 23 में जो भी प्रोविजन है, उसमें भी सर्टेन इम्पेडिमेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है। आपको अगर मौका मिला होगा तो देखे होंगे, जब एडवर्सरी को कोई राइट एक्रू कर जाता है इवन सर्टेन स्टेज आने के बाद, तो विड्रॉल इज नॉट परमिसिबल। तो जब वहाँ नहीं है तो यहाँ तो बेसिकली नहीं है, इसलिए कि जब कोर्ट के कॉग्निजेंस में आ गया इफ देयर इज अ विल, द कोर्ट हैज़ टू गिव इट्स फाइंडिंग रिगार्डिंग इट्स जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस। इसका मतलब है कि ऑब्लिक मोटिव से कोई फाइल किया है विड्रॉ करने का कोई अर्थली रीजन नहीं है। लेकिन इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। जनरल लॉ यही है कि आप विड्रॉ नहीं परमिट करेंगे, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस को ऐसा हो जाता है और उसके विड्रॉल पिटिशन से ऐसा पता चलता है तो परमिट भी किया सकता है। तो क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होगा, वो गहन मैटर है और अलग मैटर है, वो इलस्ट्रेट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बोनाफाइड मिस्टेक हो गया हो, मान लीजिए कि कोई विल समझ के फाइल कर दिया, पता चला वो विल डीड है ही नहीं, तब आप विड्रॉ परमिट कर सकते हैं। अब कोई गिफ्ट डीड का है, जैसे कि हमने आपको उदाहरण दिया था कि हमारा गिफ्ट डीड था, प्रामा फेसी इट वाज ए गिफ्ट डीड, हमने फाइल कर दिया हाई कोर्ट में प्रोवेट केस, तो स्टैम्प रिपोर्टर हाई कोर्ट का आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत टेक्निकल है और बहुत अप टू डेट होता है। हाई कोर्ट रूल्स में प्रावधान है, स्टैम्प रिपोर्टर्स आर कॉल्ड टैक्स ऑफिसर्स, उन लोग का डिजिग्नेशन है जो रेवेन्यू के बारे में, कोर्ट फीस के बारे में रिपोर्ट करता है, तो टैक्सिंग अथॉरिटी भी बोलते हैं, एंड दे आर कॉल्ड टैक्स ऑफिसर। उसका जो ऑर्डर है उसको काटने का अधिकार जज को नहीं। सुन लीजिए आप, कितना रिडिकुलस लगता है। टैक्स ऑफिसर जो रिपोर्ट कर देगा उसको जज नहीं काट सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, फिर उसको जुडिशियल ऑर्डर में आना पड़ेगा, तो उसको रिट फाइल करना पड़ता है। रिट फाइल करेंगे तभी होगा। आपका सिजदार का तो कुछ नहीं, वो सिजदार को तो डेलीगेटेड पावर है ना, ही इज सपोज टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कोर्ट, तो वो हेड ऑफ द क्लर्क होता है, उसको एज ए सिजदार डिजिग्नेट कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा 2 कॉपी और नहीं, इसमें नहीं था। तो विड्रॉवल का समझ गए। उसके बाद दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि नहीं। कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, लिख लीजिए, यही लॉ है, यही सेटल्ड लॉ है। कॉन्ट्ररी कोई बताएगा तो हमसे बात कीजिएगा। अब जजमेंट पूछिएगा तो बहुत सारा जजमेंट है। सर इससे एक हाँ बोलिए। कॉम्प्रोमाइज में सर सिंपल रहता है स्टेटमेंट के कोई ऑब्जेक्शन, तो अगर ऑब्जेक्टर को आना ही नहीं चाहिए सर प्रोवेट केस में, वो आ भी जाता है, उसका स्टेटमेंट भी दर्ज हो जाता है, बड़ा फ्रीक्वेंटली होता है। देखिए तो पूरी प्रक्रिया गलत है सर। ठीक है, आप लोग सवाल नहीं सुने, इसलिए बराबर कहते हैं माइक लीजिए। सब लोग जो क्वेश्चन करते हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू ऑल द ऑफिसर्स। सवाल आ गया अभी कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शन में देते हैं कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति रहता है, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ। नहीं। आप सवाल करने के पहले खुद से सवाल कीजिए, आंसर मिल जाएगा। हर सवाल का जवाब आपके सवाल में ही छिपा हुआ है, प्रोवाइडेड कि इंट्रोस्पेक्शन आपको जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज इज ए डिफरेंट थिंग, कॉम्प्रोमाइज इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट। सुन लीजिए, कॉम्प्रोमाइज का क्या प्रिंसिपल है। कॉम्प्रोमाइज में कोर्ट का कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं होता है, इट इज जस्ट एन एग्रीमेंट एंड इट इज कवर्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको सिर्फ इतने देखना है कि वेदर दिस कॉम्प्रोमाइज इज एक्सेप्टेबल अंडर द लॉ, मीन्स
whether it is vitiated by fraud, misrepresentation, undue influence, duress, etc., or it is forbidden by law, or it is opposed to the public policy. All these compromise and agreements are void under the law. Therefore, you will not permit all those void and illegal compromise. इतना ही एज ए कोर्ट आपका ड्यूटी है. तो कॉम्प्रोमाइज में कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं करता है. कोई ऑर्डर पास होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इट इज़ नॉट ए जुडिशियल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. इसलिए बाद में वो रेस जुडिकेटा भी नहीं होता है, क्योंकि फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड नहीं है. ये तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है. इसलिए कॉम्प्रोमाइज तभी होगा जब दोनों पार्टी कॉम्प्रोमाइज में एक टर्म्स राइटिंग में देगा और उसको साइन रहेगा, वेरीफाइड रहेगा, ड्यूली रिप्रेजेंटेड बाई लॉयर साइन रहेगा और उसके सपोर्ट में एफिडेविट रहेगा, तब प्राइमा फेसी वो एक्सेप्टेबल है. लेकिन अगर वो फॉरबिडेड बाई लॉ है या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है तो उसके बावजूद ही एक्सेप्टेबल नहीं. लेकिन ऑन दी कॉन्ट्ररी प्रोवेट और एले केस में सब कुछ सही है, फिर भी इट इज़ नॉट ए मैटर टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज. क्योंकि हर हालत में प्रोवेट कोर्ट का ड्यूटी है टू फाइंड आउट इट्स जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस. थोड़ी सी हाँ बोलिए. क्वेश्चन सर ये था कि कॉम्प्रोमाइज के नाम पर वो लोग आते हैं बाकायदा ऑब्जेक्टर बन के और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो जाता है जब वो कोई आपत्ति नहीं. हमने ये जानना चाहा सर कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है बेकार है एक तरह से. नहीं, आप नहीं समझे. इतना माने थ्रेड वर्ड समझाने पर भी दिक्कत होता है. आपको बहुत दिक्कत है. आपका शुभ नाम क्या हुआ? सत्यप्रिय आनंद. सत्यप्रिय आनंद. बड़ा सत्य भी है और सत्य तो प्रिय नहीं होता है, और उसमें भी आनंद. सत्य तो हमेशा कड़वा होता है. कहा उसको मेंटेन भी करता. आप कहाँ पोस्टेड है? सीतामढ़ी में आपको बढ़िया बार नहीं मिला होगा, इसलिए दिक्कत है. समझ गए? ठीक है. ऐसे बिलोंग कहाँ से आप करते हैं? मुंगेर. तो मुंगेर में आप प्रैक्टिस किए थे? मुंगेर का बार भी एक जमाने में बहुत अच्छा था. सब केस आता है हमको, सब बार का आइडिया है. पूरे बिहार के बार का इंडिविजुअल जो टॉप मोस्ट सिविल क्रिमिनल के लॉयर हैं, सबका पर्सनल आइडिया है. उन लोग का फाइल का केस मेरे पास आता है. आई एम इन एक्टिव प्रैक्टिस सिंस लास्ट 52 ईयर्स. यू मस्ट माइंड इट. ये नहीं कि हम आज भी मेरा वर्चुअल क्लास था. आज ये आर्गूमेंट आज का हाई कोर्ट वर्चुअल चलता है. सिंस आई वाज कमिटेड, क्योंकि आपको कल क्लास लेने वाले हैं 2 बाहर के लोग वर्चुअल, उनके वजह से एडजस्ट करना पड़ा. आज हमने डिक्लाइन कर दिया था पहले, तो भसीन साहब ने रिक्वेस्ट किया. सिंस इज़ वेरी मच अटैच टू मी. वो जब यहाँ इनका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट हुआ था, कंटिन्यूस इन लोग के बैच का हमने क्लास लिया है. टोटल 72 लेक्चर्स. तो सभी ऑफिसर्स ऐसे हैं जैसे एज इफ माई यंगर ब्रदर या मेंबर ऑफ द फैमिली. तो ऐसा है. तो उन्होंने कहा कि सर जब तक हम हैं तो कोऑपरेट कीजिए सर. हम आज हम आ रहे थे तो हमको जूनियर बोला कि सर आज तो वर्चुअल का मैसेज भी आ गया कैसा है. हम कहा कि तुम अगर आर्गूमेंट कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो फिर पास ओवर करा देना. कल करेंगे कोर्ट में. तो देखिए, आप जो पूछे हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं. आनंद जी, आप सब नाम भूल दीजिए, आनंद ही सीख रखिए शॉर्ट में बेस्ट. आप आई विल रिकॉग्नाइज यू हेंसफोर्थ आनंद. आपके कलीग भी आनंद में सब छिपा हुआ है. सत्य चित आनंद, इसीलिए सचिदानंद. तो आनंद तो सब कुछ है, उसी में सब कुछ निहित है. तो आपको ये जान के आनंदित होना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्शन आता है वो पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज आपको बता दिए. पहला स्टेज कैविएटेबल इंटरेस्ट, लॉजिंग ऑफ कैविएट, एक्सेप्टेंस ऑफ कैविएट, then he will be termed as caveator. He will find an objection, then he will be termed as a defendant in the suit. उसके बाद तो उसको राइट है, उसके बाद ऑब्जेक्शन दे, नो ऑब्जेक्शन दे, जो करे. लेकिन अगर वो इन सपोर्ट ऑफ आता है तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं. और नेचुरल भी है, जेन्युइन भी है. एक आदमी है, उसने बिल लिखा, उसके 4 वारिस हैं, उनका कहना है नहीं बिल जेन्युइन है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इनको दे दिया जाए. तो उसमें डाउट का कहाँ सवाल है. और कॉम्प्रोमाइज कहाँ से होता है? कॉम्प्रोमाइज इज ऑन ए डिफरेंट पेडेस्टल देन दिस सिचुएशन विच यू आर आस्किंग. आपका कहना है कि कोई अगर ऑब्जेक्टर बन गया तो ऑब्जेक्टर के लायक है कि नहीं. जब वो सपोर्ट ही कर रहा है तो उसको ऑब्जेक्शन में आने का क्या जरूरत है? तब जब वेन ही वांट टू सपोर्ट एज ए विटनेस, वो आ जाएगा सपोर्ट में. तो अननेसेसरी रिकॉर्ड को इनकम्बर करें. आप लोग को ये भी ख्याल करना चाहिए. आजकल जैसे लंबा केस चलता है, हर केस सिविल क्रिमिनल लंबा चलता है. अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप लोग का शायद
उस पर भी क्लास होगा। जो आप लोग सेशंस अभी आप लोग कम किए होंगे, सेशन या एज असिस्टेंट सेशन जज किए होंगे। हम लोग के ज़माने में सेशन ट्रायल जब चलता था, 70 के दशक की बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस चलता था। सेशन को कहते ना दौरा सुपुर्द करना, तो हम लोग मजाक में बोलते थे भाई वी वर यंग लॉयर्स कि जज साहब को दौरा पड़ गया दौरा पड़ गया तो छूटता नहीं है, तो आपको एडजॉर्नमेंट नहीं देना है। आज का सेशन ट्रायल वर्स देन मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल है। अब उठा करके देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है आपका और आपका शायद क्लास कल होगा, उस जजमेंट के ऊपर क्लास होगा। पहले जैसे होता था होगा। हाँ, सेशन आपको मालूम होना चाहिए कि सेशंस खुलने के पहले उस समय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी नहीं होता था, सब पुलिस डिपार्टमेंट देखता था। पुलिस डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन चलाया जाता था कंसर्न एसपी को। एसपी जो है चाबुक लेकर तैयार रहता था, आईओ कहाँ है, अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है तो ठीक है, तो जहाँ भी रहता था उसको बुलाया जाता था। और पूरे सेशंस तक वो आईओ का काम था विटनेस को लाना और प्रोसिक्यूटर कहने देना। आई एक्टेड एज ए प्रोसिक्यूटर फॉर 11 ईयर्स। 11 साल तक हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर रहे, बहुत बड़े बड़े केस किया और एडिशनल प्रोसिक्यूटर है। आईओ आकर के बैठा रहता था सुबह से घर पर विटनेस को लेकर के। और बड़ा बड़ा केस नक्सलाइट का किए थे, जो वकील लोग डरता था कि नक्सलाइट सब धमकी, बड़े बड़े वकील लोग डरते थे, वो सब केस मेरे पास आता था। नक्सलाइट का पूरा सिक्योरिटी गार्ड के साथ विटनेस आता, तो वो समय देखे हुए। आज क्या है कि अब आईओ को आपको बुलाना पड़ता है, नहीं आता ये समझ। लेकिन अभी तो सवाल है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उस पर कल क्लास होगा, जो आपके फैकल्टी आ रहे हैं विद्वान आदमी हो बताएंगे। लेकिन हम प्रोसीजर बता रहे हैं, लॉ भी यही प्रिस्क्राइब करता है, रूल्स भी यही प्रिस्क्राइब करता है कि सेशंस को कंटिन्यू। पहले डेट ही फिक्स होता था, जैसे आपको मार्च में फिक्स करना है तो 5, 9, 8, 10 ऐसे, या 5, 7, 8, 9, 10, 11 लगातार 5-7 डेट पहले से नोटिफाई रहता था और कंटिन्यूअस चलता था। तो ये सब कुछ डेविएशन हुआ है, बहुत सा कारण है, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। आपके यहाँ वर्डन ज़्यादा है, जितना फैसिलिटी आपका बढ़ गया। आज से 50 साल पहले अफसर लोग कितना तंगी हालत में थे, हर तरह से तंगी हालत में, न कोर्ट रूम था, न रेजिडेंस का प्रोविजन था, न इतना अलाउंस था, न इतना सैलरी था, और न ये सब सुविधा था, गैजेट्स वगैरह था। अब सब कुछ है, फिर भी बहुत परेशानी है आपको, ये भी हम समझ रहे हैं। तो इसी में रहना है, इसी में जब आप आ गए नौकरी में, तो आपको जब तक के नौकरी है करना तो व्हाइल इन रोम वी हैव लाइक रोम है। लेकिन आपको बहुत बड़ा ड्यूटी है, जो न्याय करना है आपको ऐसी वातावरण में रह के। तो ऊपर वाले का भी डायरेक्शन फॉलो करना है, लॉ को भी फॉलो करना है। और पब्लिक जो आपके यहाँ देख के आ रहा है कि ऊपर में भगवान, नीचे में न्यायाधीश आप है, न्याय के आस लगा करके, तो उसका भी ख्याल करना है। तो इस सोच लीजिए कि आपका कितना इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। इस संदर्भ में हमारा प्रयास यही है कि आप अच्छी तरह से लॉ को समझें, ट्रेनिंग प्रोग्राम का पूरा फ़ायदा उठाएं, और जो सवाल यहाँ पूछा जाता है उसको समझें, नोट कर लें, फिर उसको इस्तेमाल करें। हम जो भी बता रहे हैं लॉ का जो सेटल प्रोविज़न है अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। और अगर जजमेंट खोजिएगा तो सब पर जजमेंट मिलेगा, कुछ जजमेंट हम बता देंगे। और हम इतना ओपनली कहते हैं कि अगर कभी भी आपको ज़रूरत हो तो डायरेक्ट हमसे पूछिएगा, बता देंगे। अगर अभी क्लास में आपका येस और नो में कंप्यूटराइज जवाब दे सकते हैं सवाल का, तो हो सकता है कोई सवाल आप बढ़िया से नहीं समझ सके, इसलिए थोड़ा डिटेल बता देते हैं। तो आप ये समझ गए नियर रिलेटिव का जो प्रावधान है, अब इस पर आ रहे हैं। 276 में देखिएगा, नियर रिलेटिव का कोई कॉलम नहीं, समझ गए। नियर पहले तो समझ गए कोई पार्टी नहीं होता है। और 278 में जो पिटीशन पड़ेगा, जहां पर विल नहीं है, विदाउट विल अगर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पिटीशन देना होगा तो 278 में पड़ेगा। तो उसमें एक कॉलम देखिएगा 278 में कि क्या क्या इंग्रेडिएंट है। उसमें एक कॉलम में लिखा हुआ है नेम एंड एड्रेस ऑफ नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड। तो नियर रिलेटिव्स को इसलिए दिया गया, वहां पर कॉशन, दोनों में डिफरेंस क्या है। विल में कोई सम्मन नहीं इशू होता है, कोई नोटिस नहीं इशू होता है। जो नोटिस इशू होता है प्रोवेट या एलेग्राफ करने के लिए, उसको साइटेशन बोला जाता है। तो जब प्रोवेट का केस रहेगा, 276 का केस नोट कर लीजिए, और जो हम दिए हैं उसमें आपको मिलेगा, आपको सेक्शन बाद में देखिएगा। 276 के केस में नियर रिलेटिव का पिटीशन के अंदर नाम पता देने का स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर कोई वकील पिटीशन में लिख देता है तो कोई गलत नहीं है, वो बल्कि और सुविधाजनक है।
तब प्रिकॉशन क्या लेना पड़ेगा? अगर 276 में नियर रिलेटिव का पिटीशन है तो सब नियर रिलेटिव को साइटेशन जाएगा। साइटेशन यानी कि समझने की भाषा में आप उसको कह सकते हैं नोटिस जाएगा प्रोवेट केस का। तो उस साइटेशन को बोलते हैं स्पेशल साइटेशन, जो बाई नेम जाएगा नियर रिलेटिव को। और जहां पर 276 में नेम्ड नहीं है नियर रिलेटिव तो वहां पर जनरल साइटेशन जाएगा। और जनरल साइटेशन का पब्लिकेशन का प्रावधान इसमें बनाया हुआ एक्ट में, वो सेक्शन आपको नोट करा देते हैं। एक वेरिफिकेशन के लिए जो बताए थे कि प्रोवेट वेरीफाइड रहेगा, इसका सेक्शन है 280 रहेगा। प्रोवेट एले पिटिशन टू बी वेरीफाइड एंड साइन 280 है, सेक्शन 280। और 281 सेक्शन है जिसमें है कि एक अटेस्टिंग विटनेस का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं है तो पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है। पहले चीज़ ये जान लीजिए कि विल इज ए कंपल्सरली अटेस्टेबल डॉक्यूमेंट। जैसे गिफ्ट होता है कंपल्सरी अटेस्टेशन, और विल भी है कंपल्सरी अटेस्टेबल डॉक्यूमेंट। अगर विल का कंटेंट सब सही है और ड्यूली अटेस्टेड नहीं है तो विल इनएडमिसिबल एविडेंस है, उसके आधार पर प्रोवेट मेंटेनेबल नहीं है। तो अटेस्टेशन का मतलब क्या है? अटेस्टेशन डिफाइंड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 3 में, उसमें डिटेल में लिखा हुआ है। एक बार उसको पढ़ के फिर दोबारा देखिएगा, समझिएगा। अटेस्टेशन जब इसी बोलते हैं तो डिफिनीशन में ही लिखा हुआ है, इट मस्ट बी अटेस्टेड बाई एटलीस्ट 2 विटनेसेस। तो अटेस्टेशन में इन्वेरिएबली आजकल जो एविडेंस हो रहा है प्रोवेट केस में, वो वकील लोग गलती कर रहे हैं और जज लोग नहीं समझते तो उनसे भी गलती होती है। उसमें है कि 2 तरह से अटेस्टेशन प्रूफ होता है। वो अटेस्टेशन प्रूफ करने का तरीका है कि या तो अटेस्टिंग विटनेस के सामने टेस्टेटर विल एक्सक्यूट करेगा, यानी कि अगर टिप्पा दे रहा है या दस्खत कर रहा है, जिसको एक्सक्यूशन बोलते हैं, उस समय वो विटनेस मौजूद रहेगा। दूसरा तरीका है कि वो विटनेस के एब्सेंस में टेस्टेटर ने विल लिखा, उस पर अपना दस्खत टिप्पा जो भी है बना दिया। बनाने के बाद वो विटनेस को बुलाया या विटनेस के पास गया और विटनेस को कहा कि देखिए हमने ऐसा विल लिखा है, आप इस पर अटेस्ट कर दीजिए, यानी कि गवाही बना दीजिए। तो वो भी वैलिड अटेस्टेशन है। यानी कि डायरेक्ट अटेस्टिंग विटनेस को एक्सक्यूशन देखना चाहिए, या एक्सक्यूशन जो होता है टेस्टेटर के द्वारा, वो टेस्टेटर शैल एक्नॉलेज बिफोर द विटनेस दैट आई हैव एक्सक्यूटेड विल इन फेवर ऑफ सच एंड सच पर्सन, और उसको रिक्वेस्ट करेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू अटेस्ट दिस विल। तो दोनों तरह का अटेस्टेशन वैलिड है। तो जैसे एक्सक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विल में जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस देखा जाता है, तो करेक्टनेस के लिए उसमें वैलिडिटी एंड लीगलिटी भी जुटा हुआ है। करेक्ट भी होना चाहिए, लीगल भी होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले एक्सक्यूशन प्रूफ करना पड़ता है। एक्सक्यूशन प्रूफ करना पड़ता है। एक्सक्यूशन प्रूफ करने का मोड है 63 सेक्शन 63 ऑफ द सक्सेशन एक्ट और सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। उसके हिसाब से उसका एक्सक्यूशन प्रूफ होगा। दोनों सेक्शन नोट कर लीजिए। सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट का नहीं, सिर्फ 63, सिर्फ 63। और 68 है एविडेंस एक्ट का। इसमें पूरा एक्सक्यूशन के बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, शायद आप लोग जानते हैं कि नहीं, चूँकि जब भी क्लास में मैंने ये सवाल पूछा है तो हमको कोई ऑफिसर ने नहीं बताया, सभी अज्ञान थे।
एक्सक्यूशन करने का दो मोड तो आप सभी लोग जानते हैं। अगर अनपढ़ आदमी है तो थंब इम्प्रेशन देगा या देगी, या अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो हिंदी अंग्रेजी जो भी लैंग्वेज आता है उसमें वो एक्सक्यूट करेगा, जिसको बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ एक्सक्यूशन। संपादन की जो प्रक्रिया है वो इंडोर्समेंट लिखेगा, बनाएगा। जैसे ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट में रहता है सेल डीड में कि सो एंड सो एक्सक्यूटेड सेल डीड, आई सो एंड सो एक्सक्यूटेड सेल डीड। अगर हिंदी में है मैं सो एंड सो विक्रय पत्र अमुक व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित करता हूँ, या उर्दू में जनरली लिखा रहता है सो एंड सो केवाला बैला कलाबी लिखा सो सही है बा कलम खास, ऐसे रहता है। तो उसी तरह से विल में रहेगा आई राम मोहन प्रसाद एक्सक्यूटेड विल इन फेवर ऑफ सो एंड सो, और दस्तखत कर देगा। तो एक हुआ एक्सक्यूशन का इंडोर्समेंट बना करके और अपना दस्तखत बना दिया, तो पढ़ा लिखा आदमी कर सकता है। अनपढ़ आदमी थंब मार्क दे दिया तो उसके बदले में इंडोर्समेंट दूसरा व्यक्ति लिखता है, तो वो लिखता है कि सो एंड सो हैज पुट थंब मार्क ऑन दिस डॉक्यूमेंट ऑफ विल इन माई प्रेजेंस, और उसके बाद तब वो अपना सिग्नेचर करेगा। तो वो उसके थंब मार्क को उस आदमी को आइडेंटिफाई करता है, टेस्टिफाई करता है, बट ही इज नॉट ए टेस्टिंग विटनेस। ही हैज एक्सक्यूटेड द विल और एनी डॉक्यूमेंट, सब डॉक्यूमेंट में अप्लाई करता है ऑन बिहाफ ऑफ द एक्सक्यूटर। एक्सक्यूटर यहाँ वो एक्सक्यूटर नहीं जो विल का, एक्सक्यूटर माने वन हु एक्सक्यूट्स द डॉक्यूमेंट, जिसको एक्सक्यूटेंट कहते हैं, और जिसके पक्ष में लिखा जाता है उसको एक्सक्यूटिव भी कहते हैं। तो एक्सक्यूटेड यानी कि टेस्टेटर विल के केस में, सेल के केस में वेंडर, गिफ्ट के केस में डोनर, वो सब एक्सक्यूटेंट के कैटेगरी में आता है। तो उसके बिहाफ में लिखेगा इंडोर्समेंट, तो वो एक्सक्यूशन की प्रक्रिया हो गई। अब ये दो से हट करके एक और प्रक्रिया है एक्सक्यूशन का, वो जानते हैं आप क्या है? गेस्चर। क्या गेस्चर? नहीं, कहाँ लिखे हैं गेस्चर? नहीं, वो दूसरी चीज आप बता रहे हैं। डॉक्यूमेंट से पता ना चलना चाहिए। दो के अलावे तीसरा मोड रिकॉग्नाइज है लॉ में, पुटिंग मार्क्स। आप क्लास में बताए थे, आप याद किए हुए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अतुल। कहाँ हैं आप? छपरा। छपरा से 2-3 अफसर आप लोग हैं। एफिक्स मार्क या पुटिंग मार्क। अब मार्क क्या बोला है, तो वो मार्क जो देगा वो पेन मार्क देगा, पढ़े लिखे आदमी के लिए है। तो पेन मार्क कैसा होगा, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं। क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, टिक मार्क कर दिया, सर्किल बना दिया। अब बोलिए ये सब कहाँ से आ रहा है? तो रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी प्रावधान है, उसको रिकॉग्नाइज किया है, इसमें भी वो 63 में। इसी को पॉइंट आउट करने के लिए हम बता रहे हैं। 63 के सब क्लाउज ए में लिखा हुआ है द टेस्टेटर शैल साइन और शैल एफिक्स हिज मार्क्स टू द विल। यहाँ नहीं लिखा हुआ है थंब मार्क, मार्क टू द विल। तो मार्क मतलब पेन मार्क। वो भी तो आजकल प्रैक्टिस में नहीं है, इसलिए कि डीड राइटर लोग भी नहीं जानता है और जनरल वकील लोग भी नहीं जानते हैं, इसलिए वो पेन मार्क का केस आपको शायद नहीं मिलेगा। बहुत पुराना डॉक्यूमेंट मिलेगा, उसमें हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जनरली एक्सेप्ट करता था रजिस्ट्री ऑफिस हायर डिग्निटरीज के केस में। बड़े बड़े लोग को डॉक्यूमेंट जब लिखते थे तो उनके लिए कलम पकड़ना ही बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए ना बड़े लोगों से गलती होती है तो उसको बोलते हैं पेन स्लिप हो गया या स्लिप ऑफ टंग हो गया। उनको ये नहीं कहा जाता है कि गलती हुई, उनके ऑनर में, रिगार्ड में। उन लोग को बहुत सा को रजिस्ट्रेशन में जाने में एग्जेम्पशन भी है कि वो नहीं जाएंगे, रजिस्ट्रार भी उनके पास आ जाएगा। दूसरा है कि रजिस्ट्रार के सामने एक आइडेंटिफाई भी करता है, अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर का भी जरूरत है। बड़े बड़े डिग्नेटरीज का रजिस्ट्रार खुद लिखता है। अब मान लीजिए कि गवर्नर साहब को कोई डॉक्यूमेंट लिखना हो तो खुद लिखेगा रजिस्ट्रार आई आइडेंटिफाई। तो डिग्नेटरीज उसके लिए जरूरत नहीं है, वो खुद उनके यहाँ जाएगा या कोई ऑफिसर को भेजेगा। तो ये सब प्रावधान बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जान लीजिए कि एक्सक्यूशन प्रूव करना है। और सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट में मोड ऑफ प्रूविंग ए डॉक्यूमेंट, तो एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है ये दोनों को। तो जेन्युइननेस, करेक्टनेस एंड वैलिडिटी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले एक्सक्यूशन प्रूव करना होगा। एक्सक्यूशन मतलब ड्यू एक्सक्यूशन एंड इंटेलिजेंस एक्सक्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी लिखा है या जो औरत लिखी है
उसने कंटेंट्स को समझ बूझ के, उसके कंसिक्वेंसेज को समझ बूझ के लिखा है। इसीलिए इसको कहा जाता है लॉ में इट मस्ट बी ए मेंटल एक्ट, इट मस्ट बी इंटेलिजेंट एक्सक्यूशन, इट शुड नॉट बी मियरली ए फिजिकल एक्ट। ऐसा केस सिविल कोर्ट में आता है, आप लोग देखोगे कि हमको बताया कि ये हम लिख रहे हैं मॉर्गेज डीड और गिफ्ट डीड लिखा लिया, हम नहीं समझे, हम उसको पढ़ नहीं सके, या हम पढ़ना नहीं जानते हैं, जिस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज को हम नहीं समझते हैं। बहुत सा केस होता है, जेन्युइन नहीं होता है, कुछ बना के भी किया जाता है। तो वहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जो एक्सक्यूशन सिर्फ ये प्रूफ नहीं करना है कि इनका दस्तखत किया हुआ है, एक विटनेस आगे कह दिया कि इन्होंने दस्तखत किया। इसलिए पुराना स्क्राइब जो डीड राइटर है वो लोग लिखता था इंडोर्समेंट, उन लोग के लिए ऑब्लिगेटरी था, लेकिन उन लोग भी आजकल उस तरह से नहीं लिखता है। उसमें लिखता है कि कातिब स्वयं सो अपना नाम लिखता है, मुकीर नाम दे करके स्वयं सो को मैंने पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ करके सुना समझा दिया और सही पाके उन्होंने अपना सही दस्तखत बना दिया। ये फुल इंडोर्समेंट एक तरह से सर्टिफिकेट होता है डीड राइटर का। वो अब आजकल सिर्फ लिख देता है कातिब स्वयं सो, डेट दे देता है। तो इसीलिए लिखता है कि एक्सक्यूशन प्रॉपरली एंड वैलिडली। लेकिन जब कोर्ट में मामला आएगा तो सिर्फ लिखा हुआ सफिशिएंट नहीं, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा बाई विटनेस। तो एक्सक्यूशन पहले प्रूव होगा, उसके बाद अटेस्टेशन। तो अटेस्टेशन के लिए सेक्शन 3 टीपी एक्ट में डिफिनेशन देखिए, 2 अटेस्टिंग विटनेस का होना चाहिए, 2 पार्ट बताए अटेस्टेशन का, 2 में से 1 होना चाहिए। और उसमें कहाँ लोग गलती करते हैं कि एक के कहने पर दूसरे ने लिखा, यानी कि टेस्टेटर के रिक्वेस्ट पर हमने दस्तखत बनाया, अटेस्ट किया, और टेस्टेटर के प्रेजेंस में बनाया, और अदर अटेस्टिंग विटनेस के प्रेजेंस में, एक दूसरे के प्रेजेंस में होना चाहिए। यहाँ पर एविडेंस लैकिंग रहता है। तो इसलिए कई जजमेंट आपको मिलेगा जिसमें कहता है कि विटनेस को भी एनिमस प्रूव करना पड़ेगा। एनिमस अटेस्टेंडी, वर्ड नोट कर लीजिए, एनिमस अटेस्टेंडी हैज़ टू बी प्रूव। यानी कि कोई ऐसे कैजुअल आया और दस्तखत बना दिया तो वो अटेस्टिंग विटनेस नहीं है। उसका माइंड में होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से ये गवाही बना रहे हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ में मेंसरिया या इंटेंशन होता है टू कमिट क्राइम, अगर वो माइनस है तो क्राइम नहीं है, ऑफेंस कंप्लीट नहीं होता है। उसी तरह से सिविल लॉ में एनिमस पोसेंडी होता है, पजेशन का एनिमस जैसे एडवर्स, उसी तरह से एनिमस अटेस्टेंडी होता है। किस भावना से उधर, इसलिए ही बता रहे हैं कि बहुत सा केसेज में आपको मिलेगा कि कातिब को ही अटेस्टिंग विटनेस मान लिया जाए, ओरिजिनल विल में एक ही अटेस्टिंग विटनेस है, तो डिफेक्ट है, इनवैलिड है। तब ये सब काला कोर्ट के दिमाग का उपज है जो चला गया सुप्रीम कोर्ट तक और उस पर जजमेंट सब आ गया। और नहीं तो आप लोग और कंफ्यूज करते, सब पॉइंट सेटल्ड है। एक केस में वकील ने प्ली लिया कि ये कातिब का दस्तखत है, ये भी विटनेस है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इसने कातिब के हैसियत से लिखा, इसने अटेस्टिंग विटनेस के हैसियत से अटेस्ट नहीं किया, इसके माइंड में ही नहीं था कि हम अटेस्ट भी कर रहे हैं। तो कुछ केस लॉ मिलेगा जिसमें कातिब लिखता है कातिब वो गवाह, और दोनों कंपोजिट इंडोर्समेंट कर देता है, तो हाँ हो जाएगा। ये डिस्टिंक्शन समझ लीजिए। तो हाँ, रियरली मिलेगा, रेयरली एंड वेयरली सर है ऐसा, हाँ मिलेगा। सर बता रहे हैं। हाँ, ठाकुरबाड़ी में एक दी गई प्रॉपर्टी, तो जो देने वाले व्यक्ति थे वो बोलते नहीं थे। हाँ, और सारा जेस्चर सही किया गया और लिखा गया, और जो बताया गया सर बात, हम लोग उस समय बचपन में समझते थे कि काट दिया है, हर वर्ड पर इस तरह से इसे मारा। हाँ, तो मार्क से एक्सक्यूट किया, मार्क, ठीक है। वही हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो वही मार्क, वो बोलने से नहीं, मार्क देने तो से समझते थे कि काटा हुआ नहीं, मार्क हो गया। सर ओरिजिनल लॉ प्रेजेंट होता है। अब बता रहे हैं ना, वो भी बता रहे हैं। अभी तो आपके पास है, अभी लॉस काहे कर रहे हैं आप? मतलब लास्ट स्टेज में चल जा रहे हैं, फर्स्ट से लास्ट, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, अंत में न पूछिएगा, बीच में डेविएशन हो जाता है ना। तो अटेस्टेशन भी समझ गए आप। दूसरा आपको बता रहे हैं आइडेंटिफायर होता है, अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो रजिस्ट्रार के सामने आइडेंटिफाई करता है। एक केस में हुआ, प्ली लिया गया कि आइडेंटिफायर इज ए अटेस्टिंग विटनेस, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रिपेल्ड किया, वो भी नहीं होगा, इसलिए कि उसने सिर्फ पहचान किया है। अगर वो ड्यूअल रोल में है, फिल्म में जैसे देखते हैं कि हीरो का हीरोइन का डबल रोल रहता है,
तो एक आइडेंटिफायर है और अटेस्टिंग विटनेस भी हो सकता है, वो लॉ में बार नहीं है। तो अटेस्टिंग विटनेस का इंडोर्समेंट उसका अलग होगा, एज आइडेंटिफायर का उसका इंडोर्समेंट अलग होगा। अगर दोनों इंडोर्समेंट है तो दोनों माना जाएगा, दोनों कैपेसिटी उसका वैलिड है, बार नहीं है। तीसरा केस में प्ली लिया गया, रजिस्ट्रार इज ऑल्सो एन अटेस्टिंग विटनेस, क्योंकि रजिस्ट्रार को भी सेक्शन 59 रजिस्ट्रेशन एक्ट में इंडोर्समेंट देना लीगल ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। 59 में क्या क्या लिखना है हर केस में। आप देखिएगा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट में एक सर्टिफिकेट रहता है रजिस्ट्रार का दिया, आजकल कंप्यूटराइज में फर्स्ट पेज में ही रहता है, और पहले फर्स्ट पेज के बैक में रहता था वो सर्टिफिकेट, वो सेक्शन 59 के हिसाब से रहता है। तो उसमें आप देखिएगा कि रजिस्ट्रार को भी लिखना पड़ता है कि सो एंड सो अपीयर्ड बिफोर मी हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड बाय सच एंड सच पर्सन एंड ही हैज़ एडमिटेड द एक्सक्यूशन ऑफ द सेल डीड बिफोर मी। अगर उसके अलावे पेमेंट वगैरह का हुआ तो लिखेगा कि सच एंड सच अमाउंट हैज़ बीन पेड बाय सच एंड सच पर्सन टू सच एंड सच पर्सन इन माई प्रेजेंस, तब वो वैलिड इंडोर्समेंट है। और पेमेंट के केस में, सिविल केस में जनरल यहीं पर बता देते हैं, जहाँ पर कि डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि रजिस्ट्रार के सामने पेमेंट होगा, और अगर रजिस्ट्रार के सामने इंडोर्समेंट में उसके सर्टिफिकेट में लैकिंग है पेमेंट, तो आपको उसको डिसबिलीव करना होगा, इसलिए कि वो गलत नहीं लिखता है, उसका स्टैट्यूटरी वैल्यू है, प्रिजम्पशन है लॉ में। इसलिए सेक्शन 59 में ABC 3 क्लाउज है रजिस्ट्रेशन एक्ट में, वो आपको जनरल सिविल अपील में आवेगा मैटर कहीं पर सेल में, जहाँ पर कि कंसिडरेशन का चैलेंज किया हुआ है, वहाँ के लिए वो रेलिवेंट होगा। यहाँ पर अभी वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इंडोर्समेंट देने का अधिकार है। तो रजिस्ट्रार कभी अटेस्टिंग विटनेस नहीं होता है, वो कंप्लीट ओवर रूल हो गया। तो ये हो गया मोड ऑफ प्रूफ। उसके अलावे एक और चीज़ है, विल में जो विल को प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो पिटिशन फॉर प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं प्रोपाउंडर ऑफ द विल। ही वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द विल एंड ही प्रोड्यूसेस द विल बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो बोलते हैं प्रोपाउंडर ऑफ द विल। तो ये सब ड्यूटी इज कास्ट अपॉन द प्रोपाउंडर ऑफ द विल टू प्रूव द जेन्युइननेस, लीगलिटी, वैलिडिटी, करेक्टनेस ऑफ द विल। इसी का ओनस एंड बर्डन है, ये शिफ्ट कभी नहीं करता। इसके अलावे एक और यार्ड स्टिक उसमें जोड़ दिया गया है, ही मस्ट प्रूव दैट विल इज फ्री फ्रॉम ऑल सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस क्या चीज है, उससे उसको फ्री साबित करना है। इस पर कोई स्टेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, अलग अलग केस लॉ मिलेगा। कुछ उदाहरण से आपको समझा देते हैं आसानी के लिए। जैसे कि ए ने बी अपने लड़के के पक्ष में एक विल लिखा जिसमें इंटायर प्रॉपर्टी बी को दे दिया, और उसके और 2 या 3 लड़कियां थी, लड़कियों के बारे में कुछ नहीं लिखा, उसकी पत्नी थी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इंटायर प्रॉपर्टी एक ही लड़का को दे दिया। तो ये प्रामा फेसी डाउट क्रिएट करता है, सस्पेंशन क्रिएट करता है। ये अधिकार है टेस्टेटर को, हिंदू लॉ में अनफेटर्ड राइट है कि हम अपनी प्रॉपर्टी बेगर ऑफ द स्ट्रीट को भी दे दें, किसी भी अपने संतान को हम नहीं दे, सबको डिप्राइव कर दें, ये अधिकार है। उसके अधिकार को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और ये विल का क्वेश्चन नहीं है कि उसको ये इतना करने का अधिकार नहीं, एक्सेप्ट मोहम्मदन बिल में। मोहम्मदन बिल में रिस्ट्रिक्शन है 1/3 से बियॉन्ड वो नहीं कर सकता है। हाँ, और करेगा कब तक, अदर जो एयर्स उसके होंगे उनके कंसेंट से कर सकता है। कौन? देखिए, आपको हिंदू लॉ का क्लास तो आप किए हैं, कई 2-3 क्लास किए हैं, वो कोई याद है? हाँ, तो हिंदू लॉ में भूला गया सब, फिर से अब पढ़िएगा। पैतृक संपत्ति का अब कंसेप्ट खत्म हो गया। जब आपको अगर अपने पिता से प्रॉपर्टी मिली आफ्टर पासिंग ऑफ हिंदू, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि क्वेश्चन यहाँ से डेविएशन हो जाता है, लेकिन हमारी आदत समझा देना, इस पर क्लैरिटी नहीं है किसी ऑफिसर को, डोंट माइंड। अभी भी वो ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट ए कंप्लीट गो बाई हैज बीन गिवन बाई दी 1956 इनैक्टमेंट, हिंदू कोड बिल जो बहुत चर्चा में रहा। हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 8 और सेक्शन 5 को पढ़िए, अब पढ़िए गौर से और समझिए।
सेक्शन 8 और सेक्शन 5 में दोनों जगह एक वर्ड यूज हुआ है। सेक्शन 8 है ए मेल डाइंग इंटेस्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ ए मेल डाइंग इंटेस्टेट शैल डिवॉल्व सच एंड सच अपॉन ईयर्स, क्लास 1 ईयर्स, क्लास 2 ईयर्स, सब लिखा हुआ है। 8 में, उसका 9 एंड 10 में उसका ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। फीमेल के केस में लिखा हुआ है सेक्शन 15 में प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट। द वर्ड इंटेस्टेट बड़ा सिग्निफिकेंट है। इंटेस्टेट का माने समझती हैं आप लोग मैडम? हाँ, विदाउट मेकिंग एनी विल, एनी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो उसको इसका मतलब क्या हुआ? इसी से मतलब निकालिए कि अगर हम टेस्टामेंट करते हैं तो वो लाइन ऑफ जो डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट है वो डेविएट कर जाता है। टेस्टामेंट्री सक्सेसर जो होगा, यानी कि लीगेटी अंडर द विल है, दे आर दी टेस्टामेंट्री सक्सेसर, तो वो वहाँ चला जाएगा प्रॉपर्टी। जो ओरिजिनल एयर्स है, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से इनहेरिट करते हैं, उनका बाईपास हो जाएगा, उनका राइट उनको राइट तभी होगा जब मेल या फीमेल बिना कोई टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट के मरेगा। इसको ध्यान रखिए। और दूसरा सेक्शन 31 हिंदू सक्सेशन एक्ट का नोट कर लीजिए। वो पहले था कि जॉइंट फैमिली में कोई अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं कर सकता है, तो गिफ्ट नहीं कर सकता है तो विल भी नहीं कर सकता था। तो आज आप जो पैतृक संपत्ति बोल रहे हैं, अगर आज आपके पास है तो पैतृक संपत्ति का कंसेप्ट खत्म हो गया। अगर बाप से किसी को मिला है प्रॉपर्टी तो उसका प्रॉपर्टी होगा, उसका अपना होगा, उसका बेटा उसमें पार्टीशन नहीं कर सकता है। अगर बेटा पहले से है तब उसका बाई स्ट्रिप आएगा। जैसे दादा मरा, बेटा को मिला, अब पोता भी था, पहले से ऑलरेडी मौजूद है, तो दादा के साथ पोता का इंक्लूडेड हो जाएगा। दादा के मरने के बाद पोता हुआ तब। हाँ, बाद में हुआ तब वो ज्वाइंट फैमिली फॉर्म करेगा, तो बाप के जिंदगी में बंटवारा नहीं कर सकता है। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, डिटेल में समझाना, इसलिए आप पैतृक संपत्ति का, आप उसके लिए सेक्शन 59 नोट कीजिए। इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 59 नोट कीजिए। इंडियन सक्सेशन एक्ट सेक्शन 59, सेक्शन 59 कहता है कि टेस्टेटर जो लिखेगा विल वो अपने प्रॉपर्टी का लिखेगा, वहाँ पर वर्ड आया है। इसलिए बहुत लोग इसको इंटरप्रेट करते हैं कि अपना प्रॉपर्टी नहीं के दूसरा का प्रॉपर्टी लिख दिया तो उसको हम एग्जामिन करेंगे कि नहीं और विल में देखेंगे कि नहीं, ये सवाल उठता है। वो अपना प्रॉपर्टी का इसलिए वहाँ लिख दिया गया, उसका लिखने का इम्पोर्ट समझिए कानून का, कि दूसरे के प्रॉपर्टी की प्रिजम्पशन होगा। वो नहीं समझता था लेजिस्लेचर उस जमाने में कि कोई आदमी दूसरे के प्रॉपर्टी का भी बिल बना देगा। आज ऐसा मान लिए हो रहा है, ऐसा केस हो रहा है, 1-2 केस हुआ है, लेकिन वहाँ पर लिमिटेड जुडिक्शन है, ये आपके जुडिक्शन से बाहर है। उसके राइट टाइटल इंटरेस्ट ऑफ द टेस्टेटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एडजुडिकेटेड अपॉन। विल है, विल जेन्युइन है कि नहीं है, उसको लिखने का राइट नहीं था, ये प्रॉपर्टी उसका नहीं था, ये प्रॉपर्टी मेरा है। अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन देता है, कैविएट देता है कि दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी independent of the will or independent of the testator, then he has got no caveatable interest and he is not entitled to law's caveat। ये समझिए। हम जो केस बता रहे थे प्रभाकर जी, उसमें केस यही था कि अदर साइड जो आया उसका वकील ने समझा कि तो सिविल सूट है, वो पिटीशन फाइल कर दिया कि टाइम दिया जाए, हमको WS देना है। 3 डेट टाइम लिया। जज साहब को, उस समय कई जज उसमें बदले हैं, मालूम नहीं था जज साहब को, टाइम रूटीन टाइम होते गया। 4था डेट में वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, और रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया तो उसके बाद इशू पर आ गया। इशू के बाद कुछ दिन के बाद शायद इशू भी फाइल कर दिया गया। अब इशू फ्रेम नहीं हुआ तब तक ये करंट प्रिजाइडिंग अफसर जिनके बारे में आपको बताया वो आ गए। अभी तो देखे कि इशू है, तो हमको भी मालूम नहीं है, हम भी रेड शेडो में। हम बाद में क्वेरी किए कि आखिर चल क्या रहा है इतना दिन से, 20 साल पुराना केस है, तो हम मंगवाए उसका ऑर्डर शीट। हम कहते सब गलती हो रहा है। आई द लॉयर कंसर्न डिड नॉट पॉइंट आउट, तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, एक पिटीशन लिख के दिया कि साहब आप पॉइंट आउट कीजिए कि सब गलत ऑर्डर हो गया है, इसको कोई कैविटेबल इंटरेस्ट नहीं है, इसको रिजेक्ट कर दीजिए और उसको एविडेंस पर ले आइए। अब वो पिटीशन में सारा जजमेंट भी कोट कर दिए, कॉपी भी दे दिए, बट स्टिल माई पिटीशन वाज रिजेक्ट इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग ऑब्जेक्शन पिटीशन। तो अभी मैटर हाई कोर्ट में चैलेंज है। तो कहा रॉन्ग कंसेप्शन का, थ्रू आउट द ऑफिसर कंसर्न ट्रीटेड इट एज ए सिविल सूट, और
हमारा पिटीशन ऑफ ऑब्जेक्शन था कि इन्होंने कैविएट नहीं दिया, ही हैज गॉट नो कैविटेबल इंटरेस्ट, उसी को रिजेक्ट कर दिया गया ऑब्जेक्शन को। तो ये भी हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह का केसेज आ रहा है। तो ये आप समझ गए। ऑब्जेक्शन लेके आता है तो जो एप्लीकेंट है उसको देना चाहिए कि कैविएट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, उसको नहीं दे रहे। देखिए, जो कैविएटर होगा वो कैविएटर को पहली बात तो जो फॉर्म बताए वो फॉर्म में होना चाहिए। कैविएट देने का ग्राउंड भी तो होना चाहिए। कैविएटेबल इंटरेस्ट जो है, इसी के लिए तो आपको सेक्शन 384 बता दिए। कैविएटेबल इंटरेस्ट बताना चाहिए ना उसको, तो कैसे बतावेगा? तो या तो उसी फॉर्म में वो एफिडेविट के फॉर्म में पारावाइज जैसे जनरल एफिडेविट होता है वैसे बना सकता है, या एक फॉर्म कैविएट का रहेगा और दूसरा में एक एफिडेविट रहेगा और तीसरा में डिटेल ऑब्जेक्शन रहेगा। तो 3 अलग अलग भी दिया जा सकता है, या तीनों को कंपोजिट भी दिया जा सकता है। इसमें इरेगुलरिटी हो सकती है, इलीगलिटी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि कैविएट से जो इसमें फाइल होता है ये पता चलना चाहिए कि उनको कैविटेबल इंटरेस्ट है, और कैविटेबल इंटरेस्ट कैसे है इसका फैक्ट्स मेंशन है, और वो फैक्ट्स वेरीफाइड है, सपोर्टेड बाय एफिडेविट है। तब आप कैविएट को एक्सेप्ट करेंगे और वो कैविएटर जो है वो ऑब्जेक्टर में बदल जाएगा। अगर उसका ऑब्जेक्शन डिटेल में पहले से दिया हुआ है तो आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं कि इफ यू वांट टू फाइल सेपरेट रिटन स्टेटमेंट यू मे फाइल, और योर ऑब्जेक्शन शैल बी ट्रीटेड एज योर रिटन स्टेटमेंट। अगर वो कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्शन डिटेल है तो आप ऑर्डर शीट में उसको ले आइए कि दिस ऑब्जेक्शन पिटीशन शैल बी ट्रीटेड एज रिटन स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टर एंड henceforth he will term as defendant। लिखने का जरूरत नहीं, लिख देते हैं तो भी कोई गलती नहीं। उसके बाद से पिटिशनर है जो प्लेंटिफ बन जाएगा, और डिफेंडेंट जो है ऑब्जेक्टर है वो डिफेंडेंट बन जाएगा, और तब वो जाएगा आपके यहाँ से रेफर होकर के सूट में रजिस्टर पर एंट्री होने के लिए डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और फिर तुरंत आ जाएगा आपके पास। तो वो टाइटल सूट में अभी तक हो रहा है रजिस्टर। इस पर भी हमने कई बार बताया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट जज में शायद शुरू किया गया है, वो एक्चुअली होना चाहिए टेस्ट सूट, तो शॉर्ट में टीएस लिख देते हैं। हाई कोर्ट में रूल्स क्लियर है, इस पॉइंट पर सिविल कोर्ट रूल्स क्लियर नहीं है। और जनरल लेटर जो हाई कोर्ट से इशू हुआ है वो लेटर में भी लिखा गया है गलती से। लेटर इशू करने वाला क्लर्क है, या असिस्टेंट रजिस्ट्रार तो क्लर्क ही होता है हाई कोर्ट का, उसने लिख दिया 65 वगैरह का लेटर है, उसने लिख दिया कि टेस्ट सूट में रजिस्टर टाइटल सूट में होगा। इसी को लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पर आप समझने के लिए, आप तो CIS का आ गया है, तो कंप्यूटर में क्या है वो कहेगा कि हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग नहीं है, ये होगा नहीं, जब यही होगा तो सब झंझट में पड़ी। अब टाइटल सूट हो जाए या टेस्ट सूट हो जाए, आप अपने सुविधा के लिए TS नंबर दिया हो तो ब्रैकेट में टेस्ट लिख सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं, या आगे समझने के लिए लिख सकते हैं। हाँ, टेस्टामेंट। हाई कोर्ट में जो भी पिटिशन फाइल होता है, चूँकि रूल्स क्लियर है, वहाँ पर पिटिशन जो रजिस्टर होता है शुरू में वो टेस्ट केस करके होता है। पिटिशन इज रजिस्टर्ड एज टेस्ट केस, और जब कंटेंसस हो जाता है यानी कि कैविएट जब अलाउ हो जाता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टेस्ट सूट। अभी जो ऑर्डर आपको मिला है इसमें देखिएगा ये टेस्ट सूट में कन्वर्टेड है, हाईली कंटेस्टेड मैटर। हाँ, हम बोलिए। हाँ, आप बाद में बात कीजिए, वो डेविएशन होगा। अब जब नहीं समझे हैं, ये नहीं पढ़े हैं, तो आपको नहीं आइडिया है, जब पढ़िएगा 3-4 जजमेंट आपको बता देंगे, तब फिर बात कीजिएगा। आप कहाँ पोस्टेड हैं? पटना में, तो कौन दूर है। अब तो फ़ोन से तो खैर कहीं से भी बात कर सकते हैं, आप तो आ भी सकते हैं, बगले में घर है। पटना वाले को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं, अब उससे असली पर आ रहे हैं। सुनिए, यहाँ तक जो बताएं, इसमें कोई सवाल है तो बता देते हैं यहीं पर, अब लिमिटेशन का बाद में बताएंगे। अभी जहाँ तक आए हैं इसमें कोई कंफ्यूजन हो? वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, आज ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी और लिमिटेशन। अभी आप लोगों का क्वेश्चन भी नहीं देखे हैं, हम सब बताते हैं, यहीं पर बताते हैं, सुन लीजिए। फिर लंच का आप हड़बड़ी कीजिएगा नहीं, 5 मिनट और रुकिए। तेज भूख लगने पर
खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और गर्मी का समय है, थोड़ा सा कम खाइएगा, तब मेरे क्लास में आप ज़्यादा बेनिफिशियरी रहिएगा। ज़्यादा खाने के बाद आप खास के जो पीछे बैठते हैं वो सोने के लिए बैठते हैं, आगे खाली है, आगे खाली है। लंच के बाद सब लोग को आगे आना पड़ेगा, आगे खाली नहीं रहना चाहिए। अब सुनिए, पहला क्वेश्चन कोर्ट फीस, दूसरा क्वेश्चन लिमिटेशन, तीसरा क्वेश्चन प्रोसेस सीपीसी का, एविडेंस, चौथा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन। ये सब फटाफट है क्वेश्चन। अब सुन लीजिए, पहला चीज़ बता दिए कि विल में लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी देने का कोई प्रावधान नहीं है, लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं ऐसा आपको बिल रहे जिसमें प्रॉपर्टी का लिस्ट नहीं है तो रिजेक्ट नहीं कर दीजिएगा। उसके लिए एक्ट में प्रावधान बना हुआ है कि जो पिटिशनर है उसको इन्वेंट्री फाइल करना पड़ता है, उनका भी प्रोविजन है। आपको पूरे एक्ट का सिनॉप्सिस हम बना के दिए हैं, प्रभाकर जी आप अपने ग्रुप में, आपका रिक्वेस्ट है। हाँ 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 हाँ, वो सब लोग को मिल गया है कि नहीं? आप लेडीज ग्रुप में दीजिए भाई, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। आप क्यों नहीं दिए प्रभाकर जी? और एक और पटना के ऑफिसर को दिए हैं, क्योंकि हम एक कस्टम नहीं, आप ही लोग के चलते हम कुछ सीखे हैं। हम तो व्हाट्सएप खोलना भी नहीं जानते थे ये आपका एकेडमी में आने के पहले। एकेडमी आप ही लोग प्रॉम्प्ट किया कि सर चैनल खोल दीजिए और लेक्चर उस पर अपलोड कर दीजिए। तो ये सब धीरे धीरे आप लोग से सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो आप हमारा हेल्प कीजिए, सभी ऑफिसर को दीजिए। आई वांट, अभी नहीं हुआ है तो लंच में कर दीजिएगा आप लोग। जितने ऑफिसर हैं सबको जो मटेरियल दिए हैं कंप्लीट मटेरियल है। हमने एक आर्टिकल लिखा है, हमको 6 महीना पहले कहा गया था कि पब्लिश होगा, आज तक एकेडमी में पब्लिश नहीं हुआ है। प्रोवेट एंड लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आर्टिकल है, 19 पेज का है, सभी लोग को मिल जाएगा। जितना हम अभी क्लास में बताए हैं सब शॉर्ट में लिखा हुआ है और हमेशा आपके सामने रहेगा। जब जरूरत होगा उसको देखिएगा और प्लस मेरा लेक्चर देखिएगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद कन्फ्यूजन होगा तो डायरेक्ट हम आपके सर्विस में रहेंगे, ऑल दी टाइम, एवरी टाइम, जब चाहिए पूछ लीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल हुआ वैल्यूएशन। तब चूंकि विल में वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है तो वैल्यू भी विल का नहीं रहे, तो विल में वैल्यू देने का जरूरत है, प्रॉपर्टी देने की जरूरत नहीं। अगर ऐसा विल है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो जो पिटिशनर होता है वो फाइल करता है इन्वेंट्री, उसका प्रोविजन है, सेक्शन है, वो इन्वेंट्री फाइल करेगा, इन्वेंट्री सपोर्टेड विथ एफिडेविट करेगा। उस इन्वेंट्री में वो फाइल करता है उसका वैल्यूएशन भी, डिटेल उसका प्रावधान बना हुआ है इन्वेंट्री का। देखिए बता देते हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट है नोट किए हुए हैं। उसमें आर्टिकल में दिया हुआ है सेक्शन 317 317 है, उसमें दिया हुआ है प्रावधान। तो इन्वेंट्री देगा तब आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टी का लिस्ट कौन सा है जिसको कि हमको बिल में टेस्टिफाई करके और ग्रांट करना है सर्टिफिकेट। और जो वैल्यू रहेगा तो उस वैल्यू के हिसाब से इसमें जो कोर्ट फीस होता है वो कोर्ट फी एक्ट में शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के हिसाब से होता है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हमने जो आपको अभी रिटन मटेरियल दिया है उसमें 3 मैटर है। उसमें देखिएगा एक हिंदू विल करके कुछ होगा और मोहम्मदन विल का, उसी में कहीं पर लिखा हुआ है कोर्ट फीस के बारे में भी, और आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, पूरा डिटेल है। कोर्ट फीस का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो कोर्ट फीस का यहाँ पर बताते हैं कि वैल्यूएशन पता चलेगा अगर प्रॉपर्टी का लिस्ट दिया हुआ है विल में, उससे पता चलेगा। फिर भी उसको लिखना पड़ता है इन्वेंट्री में कि कितना वैल्यू है। वो वैल्यू जो आपके यहाँ आएगा
वो प्रामा फेसी आपको उसको मानना है, लेकिन उसके लिए कोर्ट फीस एक्ट में प्रावधान है। सेक्शन 19 में ABCDEFGHI तक के प्रावधान है। सेक्शन 19 कोर्ट फीस एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कभी आपको देखने का मौका नहीं मिला होगा, अब देखिएगा उसको। वो सिर्फ प्रोवेट एंड एले से संबंधित है, उसमें पूरा डिटेल प्रावधान है। डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट से, जो रेवेन्यू का हेड होता है, उससे रिपोर्ट मंगाने का कि इस प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है। वो वैल्यूएशन रिपोर्ट वहाँ से आता है और तब उस वैल्यू पर तब स्टेट ड्यूटी लगता है। स्टेट ड्यूटी के लिए अलग है स्टेट ड्यूटी एक्ट, उसका प्रावधान अलग है, उससे अभी आपको जाने का जरूरत नहीं है। उसको कोर्ट फीस एक्ट के शेड्यूल 1A में जोड़ दिया गया है। वो आप जान लीजिए कि वो अमेंड हो गया है, कई साल हो गया, 7-8 साल या 10 साल हो गया। वो अमेंड हो करके, जैसे कि सिविल सूट में आप सभी जानते हैं मैक्सिमम कोर्ट फीस 50,000 है, वो भी हो गया है 3 लाख। और प्रोवेट में मैक्सिमम कोर्ट फीस था 30,000, वो भी हो गया है 3 लाख। वो 3 लाख हो गया, अभी नहीं है, अभी स्टे है हाई कोर्ट से। हाँ हाँ, वो आप आर्टिकल में पढ़िएगा, सब लिखा हुआ है। अब बता रहे हैं, अब धैर्य रखिए ना, सब बता रहे हैं। वो अभी यहाँ पर बता दिए, सब पढ़िएगा, कंफ्यूजन हो गया तब पूछिएगा बाद में। 3 लाख जो है अभी अप्लीकेबल नहीं है, और 50,000 से बियॉन्ड जो 5 लाख हुआ है सिविल सूट में, वो अप्लीकेबल नहीं है। तो अब अभी 30,000 से ही आपको बता देता है, अभी मैक्सिमम 30,000 है। तो आजकल चूंकि पटना में अगर 1 डिसमिल ज़मीन है, कहीं गांव में भी 1 कट्ठा ज़मीन है, तो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आजकल वकील लोग जान गए हैं, तो 30,000 पर ही फाइल कर देते हैं। अगर मैक्सिमम कोर्ट फीस दिया हुआ है, यानी कि 30,000 दिया हुआ है, वैल्यू कितना हो रहा है, करोड़ों अरबों का, कोर्ट फीस 30,000 मैक्सिमम है, जो अभी अप्लीकेबल है बाय वर्च्यू ऑफ द स्टे ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। हम लोगों ने वकीलों के तरफ से रिट फाइल किया गया था, वो मैटर बड़ा सेंसेशनल हो गया, इसलिए कि पटना में जिस समय 225 रुपया रिट का लगता था कोर्ट फीस, और सुप्रीम कोर्ट में 50 रुपया था, और उसको अमेंडमेंट से बिहार सरकार ने अमेंड कर दिया, सरचार्ज बढ़ा के कि 500 रुपया। तो 226 में भी 500, 227 में 500, तो 1,000 लगने लगा। तो बहुत हल्ला हंगामा हुआ, यही सब हो गया। तो वकील कई तरह का रिट फाइल हुआ, उसमें सबको एक जगह क्लब करके, और चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल को बुला करके और चीफ सेक्रेटरी को बुला के वाया मीडिया निकाला कि बहुत कंट्रोवर्शियल है, इतना जल्दी में डिसाइड नहीं होगा। वो रिट को एडमिट कर दिया फाइनल हियरिंग के लिए, और बाई कंसेंट, जज साहब का जुडिशियल ऑर्डर नहीं है, वो चीफ सेक्रेटरी ने कहा एडवोकेट जनरल को, एडवोकेट जनरल ने अंडरटेकिंग दे दिया कि पुराने पर अभी चलेगा। उस तरह से घुमा के लिखा हुआ, वो भी रिपोर्टेड है, वो जजमेंट भी रिपोर्टेड है, उसमें रेफरेंस मिल जाएगा, आपको बताते हैं, बाद में पढ़िएगा। तो आज के तारीख में अमेंडेड हो चुका है, लेकिन अमेंडमेंट इन्फोर्स नहीं है बाय वर्च्यू ऑफ स्टे ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट। तो 30,000 रुपया मैक्सिमम है। जहां 30,000 से नीचे का कोर्ट फीस का सवाल है, वहां रेवेन्यू से आप रिपोर्ट मांगिएगा और उसके हिसाब से कोर्ट फीस चार्ज कीजिएगा। दूसरी बात बताते हैं, कोर्ट फी अगर नहीं दिया गया, इसको लोग इस्तेमाल नहीं करते। कोर्ट फी कभी भी दिया जा सकता है। कोर्ट फी के अभाव में आप रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। किसी भी स्टेज में आप कोर्ट फीस ले सकते हैं, इवन जनरल सूट में भी आप ले सकते हैं किसी स्टेज में। तो कोर्ट फीस के मामले में हो गया। अब लिमिटेशन के मामले में, लिमिटेशन पहले नहीं था, आज भी लिमिटेशन नहीं है, लेकिन एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आ गया, वो जजमेंट बखेड़ा खड़ा कर दिया। लेकिन उस जजमेंट को लोग ठीक से पढ़े नहीं है। वो जजमेंट को ठीक से पढ़िएगा तो आपको समझ में, आर्टिकल 137 जो रेजिडियरी आर्टिकल है, वो रेजिडियरी आर्टिकल के चलते ये 3 इयर्स लिमिटेशन माना गया है, समझ गए। वो केस आपको बता देते हैं, नोट कर लीजिए, आप देख लीजिएगा। ये केस है कुंवरजीत सिंह खांडपुर वर्सेस किरणदीप कौर। कुंवरजीत सिंह खांडपुर वर्सेस किरणदीप कौर रिपोर्टेड है ये सुप्रीम कोर्ट में। वॉल्यूम 8 SCC 2000 वॉल्यूम 8 SCC 463। अभी बहुत सारे जर्नल में है, AIR वगैरह में बहुत सा है, स्केल में भी है,
ऑल इन पेज 463 कुंवरजीत सिंह खानपुर वर्सेस किरणदीप कौर। इसको पढ़िएगा गौर से, जिस्ट बता देते हैं। इस जजमेंट से यही पता चलता है कि राइट टू सू कब एक्रू करता है। तो देखिए, ओरिजिनल राइट कब एक्रू करेगा, जब टेस्टेटर मरेगा। तो टेस्टेटर के मरने के 3 साल के अंदर, 3 साल क्यों कह रहे हैं, आर्टिकल 137 जो रेजिडरी आर्टिकल है, वो आर्टिकल किसके लिए अप्लाई करता है, वो पिटीशन के लिए अप्लाई करता है। आप पाइएगा एविडेंस लिमिटेशन एक्ट का अरेंजमेंट जो है, सेक्शन अलग है, आर्टिकल अलग है। तो आर्टिकल में लिमिटेशन प्रेस्क्राइब है। तो 2 रेजिडरी आर्टिकल है, एक सूट का है जहाँ आर्टिकल 50 से शुरू होता है या आर्टिकल 11 से शुरू होता है, तो लास्ट में जाइएगा 112 अंत हो जाता है। 113 में है वैसा सूट जिसके लिए कहीं लिमिटेशन प्रेस्क्राइब नहीं है, 3 इयर्स। कब से राइट टू सू एक्रू करेगा। उसी तरह से पिटीशन का जहां कहीं नहीं, तो चूंकि ये पिटीशन है, इस सूट नहीं है, तो आर्टिकल 137 इसमें अप्लाई किया गया। इससे भी एस्टेब्लिश हो जाता है कि सूट नहीं है। तो उसमें 3 इयर्स जब राइट टू सू आपको एक्रू कर गया, तो राइट सू एक्रू कर गया, तो पहला राइट एक्रू करता है जब टेस्टेटर मर जाएगा, वहां से 3 साल। लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अब बहुत सा केस लाभ है। उदाहरण के लिए जल्दी में बताते हैं, अगर मान लीजिए व्हील कहीं बैंक में डिपॉजिट है, वो पता नहीं है, अब बाद में 4 साल के बाद पता चला, 5 साल के बाद पता चला, या किसी वकील के पास जमा है, या आपको ये जानकारी होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को विल लिखने के बाद हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा करने का प्रावधान है। एनी पर्सन कैन लॉज फॉर सेफ कस्टडी, उसका प्रावधान है। रजिस्ट्रार के यहाँ प्रावधान, रजिस्टर में इंटर होगा। हो सकता है उसको पता नहीं हो, लीगेटी को बाद में पता चले, तो ऐसा केसेज हो सकता है। तो ये डिपेंड अपॉन दी केसेज। 30 साल का, 20 साल का और 40 साल का पुराना बिल पर तो हमने अप्रोवेट ग्रांट करा है। एक जस्टिस सीमा अली का भी जजमेंट है 30 साल के बाद लैंड सीलिंग मैटर में। जब सीलिंग एक्ट आया तब कभी डिस्प्यूट हो गया, एक केस हमने किया था कि पार्टीशन सूट आ गया, उसके बाद किया। तो ये डिफरेंट केसेज में आएगा। तो लिमिटेशन है भी और नहीं भी है, इसको इससे समझना होगा। पटना हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट और कुछ अदर हाई कोर्ट का शुरू से व्यू रहा है कि इसमें लिमिटेशन नहीं अप्लाई करेगा सीसीडी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट का कंकरेंट व्यू था पहले से अलग अलग, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको गाइडलाइन दिया है कि इसमें इसी में अप्लाई करेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट का और 2-3 जजमेंट आ गया है, इसलिए लीडिंग जजमेंट यही है, उसको पढ़िएगा। अब लंच के बाद हम लोग मिलेंगे और बाकी सवाल का जवाब लंच के बाद देंगे।